हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो हम लोग अभी एससीईआरटी का क्लास कर रहे थे, 8th क्लास का आधुनिक भारत का इतिहास। बिहार सरकार की ये किताबें हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके टीचर के लिए। आपके बीपीएससी टीचर का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, री एग्ज़ाम जो होने जा रहा है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और 4.0 के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ जो 70 बीपीएससी का तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम लोगों ने फ्रांस की क्रांति और अमेरिका की क्रांति देखा। उसके बाद जो हमारा पॉइंट बनता है आधुनिक काल एवं हमारा देश, आधुनिक काल और हमारा देश। तो देखिए, दुनिया में जहाँ तक हमको लगता है ना, इतिहास पढ़िएगा, ज़रूरी है पढ़ना, है ना, तभी कॉन्सेप्ट और तभी फैक्ट भी बनेगा। क्योंकि हम लोगों ने एक एमसीक्यू डिस्कशन भी कराया 30 प्रश्नों का, और उसमें जितने भी संदर्भ लिए गए हैं, जितने भी प्रश्न बनाए गए हैं, जिस तरीके से बीपीएससी अपने स्टैंडर्ड को बढ़ा रही है, अपने लेवल को बढ़ा रही है, उसी को ध्यान में रखते हुए, तो वहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब तक आप किताबें अध्ययन नहीं कर पाते हैं, तब तक मुश्किल में रहेंगे आप। इसलिए अभी भी टाइम है, बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी भी आप 8 से 10 घंटा, 12 घंटा, जितना भी आपके पास टाइम है, उसे निकालिए और बैठ के रूम पे आराम से पढ़िए। जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी होगा और जितना रिवाइज होगा, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। हम लोग यहाँ पे देखते हैं आधुनिक काल एवं हमारा देश, है ना, आधुनिक काल एवं हमारा देश हो जाता है। हम लोगों ने देखा पूरी दुनिया में चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, हर जगह एक आंदोलन वहाँ की जो आम आवाम के द्वारा, जो आम जनता है, उसके द्वारा प्रारंभ हो जाता है। उस भूभाग में रहने वाले जो लोग हैं, धार्मिक सुधार आंदोलन तो चलता ही चलता है। एक तरफ उनके मन में सरकार के खिलाफ विरोध भी उत्पन्न होने लगता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब आप अपने अधिकारों को नहीं समझ पाते, तब तक आप किसी देश के या किसी राज्य के, या हो सकता है किसी लोगों का या किसी संस्थाओं का गुलाम बन के रहते हैं। लेकिन जिस दिन आपको ये एहसास हो जाए कि ये गुलामी की बेड़ियाँ अब हमें तोड़ डालनी है, हमें भी स्वतंत्र में या हमें भी खुले आसमान में जीने की अधिकार और आज़ादी होनी चाहिए, तब आपको लगता है कि नहीं, हमें अपने जीत के लिए या अपनी आज़ादी और अपनी स्वतंत्रता और समानता के लिए, अपने बंधुत्व के लिए भी हमें लड़ना चाहिए। देखिए, भारत और आधुनिक काल की अगर बात कर दिया जाए तो आपको बात पता होगा, प्राचीन भारत से लेकर के मध्यकालीन भारत तक, और मध्यकालीन भारत से आधुनिक काल की अगर हम लोग क्रियाकलापों पर ध्यान दें तो पता चलेगा कि हमारा जो समाज था, हमारा जो अर्थव्यवस्था था, हमारा जो राजनीतिक था, हमारा धार्मिक और सांस्कृतिक था, इसके अकॉर्डिंग बहुत ही बुरा हाल में था। समाज की संरचना बहुत ही जटिल थी। जाति व्यवस्था जो दुनिया में सबसे बेकार का जो जाति व्यवस्था और सबसे कहा जाता है, तो सबसे समझिए कि इस तरीके से बनाया गया जो सबसे ज़्यादा आबादी के ऊपर थोप दिया गया। वर्ण व्यवस्था भी आप देखते होंगे, ऐसी वर्ण व्यवस्था, इसी का तो फ़ायदा अंग्रेजी हुकूमत ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया। भारत को एक मुसलमानों के द्वारा, और भारत को एक ब्राह्मणों के द्वारा, और भारत को एक अंग्रेज़ों के द्वारा गुलाम इसलिए बनाया गया ताकि यहाँ के लोग जो थे बहुत ही मानसिक रूप से क्या थे, सशक्त नहीं थे, कमज़ोर थे। उनके अंदर चालाकियाँ नहीं थी, उनके अंदर षड्यंत्रकारी वाला भावना नहीं था, उनके अंदर चतुराई वाली भावना नहीं थी। वो कहीं ना कहीं मध्ययुगीन जो व्यवस्था जो बनाई गई थी उनके द्वारा, है ना, उसी में ये लोग जी रहे थे। लेकिन जैसे ही भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब प्रवेश करती है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जब कंपनी भारत में प्रवेश करती है, तो अपनी साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर के आती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेकर के आती है, क्योंकि ब्रिटेन में ऑलरेडी औद्योगिक क्रांति हो चुका था, है ना। वो लोग पुनर्जागरण से पार कर चुके थे, प्रबोधन से पार कर चुके थे, नए नए मशीनों का आविष्कार हो चुका था, लोगों के अंदर समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा, बहुत सारा चीज़ था वहाँ पे, वो लोगों ने ईजाद कर रखा था। और ये सारा चीज़ें जब ये भारत में आते हैं, ये कंपनियाँ जब भारत में आती है, तो सारी मौलिकताओं को यहाँ पे लागू करने का प्रयास करती है। जब यहाँ पे आने के बाद आप देखते हैं, भले ब्रिटानियों का अपना श्रेष्ठतम रहता ज़रूर है, लेकिन बाकी सारे भी जितनी भी जातियाँ भारत में रहती है, सभी को ये लोग सबसे नीच मानते हैं, है ना, सबसे तुच्छ मानते हैं, असभ्य मानते हैं, श्रेष्ठ नहीं मानते, श्रेष्ठ तो खुद को मानते हैं। हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं, क्या क्या परिवर्तन होता है हमारे भारत में, भारत के राजनीति में,
जब प्रवेश होता है भारत की अर्थव्यवस्था में और भारत के धर्म और संस्कृति में, जब आधुनिक का जब प्रवेश होता है तो क्या क्या परिवर्तन होता है, हम लोग उसी पे बात करने वाले हैं। ये हमारा 8th क्लास का हिस्ट्री हो जाता है। तो देखिएगा, इस प्रकार यूरोप में हुए इन परिवर्तनों से प्रभावित होकर अन्य देशों के लोगों ने नए ढंग से सोचना विचारना शुरू कर दिया, है ना, नए ढंग से सोचना विचारना शुरू कर दिया। देखिए, बहुत अच्छी बात है। अगर मानते हैं कि आप कहीं गांव में रहते हैं, आप देखिएगा, एक उदाहरण है जो हम आपको बताना चाहते हैं कैसे परिवर्तन होता है। एक गांव में जो बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, बहुत ही समझिए कि उसकी हालात जो है बहुत ही ख़राब है, उस गांव की, छोटे से गांव की है, तो छोटे से गांव का मानसिकता कैसे होगा, है ना, वहाँ का सामाजिक वातावरण कैसा होगा, वहाँ पे सामाजिक संरचना कैसा होगा, ये आपको पता है। एक लड़की के मन में होता है कि हमको आईएएस बनना है ना, या हो सकता है कि आप अपने वाइफ के साथ सोचते हैं कि कुछ दिन हम दिल्ली रहें, और दिल्ली में क्या क्या परिवर्तन होता है, जब वो घर आती हैं तो क्या करती हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पे आप समझिए। जब नई नई शादी होने के बाद जब महिलाएं अपने घर से जब निकलती हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो सामाजिक जो हालात है, जो सामाजिक व्यवहार है, उसे महिलाओं को घूंघट में रहने का समझिए कि एक ट्रेडिशन है, या कह सकते हैं कि समाज में बनाया हुआ एक परंपरा है जिसमें वो जीती है। जब वो घर से निकलती है तो बहुत लंबा घूंघट लेकर के निकलती है। जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचती है तो रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद वो घूंघट थोड़ा सा क्या होता है, सरक जाता है। जब भी वो ट्रेन पे बैठती है तो ट्रेन पे बैठने के बाद जब सफ़र तय होता है तो जो घूंघट, जो इतना लंबा जो घूंघट लिए रहती है, धीरे धीरे वो हट करके सीधे कंधे पर आ जाता है। चीज़ों को समझिए। जब वो दिल्ली पहुंचती है, वहाँ पे जब वो दिल्ली पहुंचते हैं तो उस जो मतलब समझिए कि घूंघट का कोई मतलब ज़्यादा मूल्य नहीं रह पाता। लेकिन जैसे ही वह दिल्ली जा कर के वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाती है, कुछ दिनों तक रहती है, तो वहाँ पे उन्होंने क्या सीखा, वहाँ पे उन्होंने देखा कि अच्छा, वहाँ की लड़कियाँ जीन्स पहनती है, टी शर्ट पहनती है, बहुत ही स्वतंत्र रहती है, और वहाँ पे अपने पैरों पे खड़े होने के लिए भी बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, और उसमें रिलेशन भी बहुत ही फंटास्टिक दिखता है। सभी लोग एक साथ मिल कर के बैठ कर के खाते हैं, बात विचार करते हैं, कोई लाज हया नहीं है, है ना, रिश्तों को बड़ा बखूबी तरीके से समझते हैं। जैसे कहें तो जेठानी या भसुर या जो भी हो, ससुर वगैरह जो भी हैं, उनके साथ उनका दोस्ताना संबंध हो जाता है। वहाँ पे वो देखती है सभी लोग एक साथ में बैठना, बातचीत करना, बात विचार करना। तो महिलाएं क्या करती है ना, वो गांव देहात से जो महिलाएं वहाँ पे पहुँची रहती है, वो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो सीख लेती हैं। उसको भी लगता है कि बहुत ऐसी जो खूबियाँ हैं उसको सीखना चाहिए, और जब सीख लेती हैं तो उसको अपने ही घर में लागू करना चाहती है, और लागू करती भी है। अपने पति के साथ अच्छा ट्रीटमेंट करती है, अच्छे से बात करती है, लड़ाई झगड़ा थोड़ा कम होता है, बहुत सारा चीज़ें, क्योंकि दुनिया में बहुत सारा चीज़ें सीखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही वो पहुंचती है, अपने ट्रेन पकड़ने के बाद जब अपने गांव पहुंचती है तो वहाँ पे हो जाता है लड़ाई अपने सास से, अपने ससुर से। क्यों होता है? कि वो चाहती हैं कि जो व्यवस्था उन्होंने दिल्ली में देखा था, जो आधुनिकता उन्होंने दिल्ली में देखा था, जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जो दिल्ली में उन्होंने देखा था, वो भी सोचती हैं कि हम भी अपने, है ना, डिनर टेबल पे सबको बिठा करके एक साथ खाना खिलाएं, एक साथ बात करें। समानता का अधिकार वो देखती हैं कि लड़का लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए वो भी चाहती हैं कि ये अधिकार यहाँ भी विराजमान होना चाहिए। अब मानते हैं कि जैसे ही ये जो व्यवस्था लागू करना चाहती है ना, तो सबसे ज़्यादा विरोध उसकी सास करेगी, है ना, उनके ससुर करेंगे, उनके जेठानी, बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे लोग इसका क्या करते हैं, मतलब विरोध करने लगते हैं। और इन्हीं को देख करके उनका हस्बैंड भी है, अपने घर परिवार का साथ देते हैं, कभी कभी सोचते हैं कि क्या किया जाए। तो ये जो परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन बिल्कुल इसी तरह होता है। भले क्रांति फ्रांस में हो रही थी, भले क्रांति अमेरिका में हो रही थी, भले क्रांति ब्रिटेन में हो रहा था, लेकिन उसका जो प्रकाश था ये पूरी दुनिया को चकाचौंध कर रही थी। इसका जो प्रभाव था सिर्फ वही नहीं दिखता था, बल्कि ये प्रभाव हमारे भारत के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक में भी देखने को मिलता है ना। यही कहता है यहाँ पे, नए उपनिवेशों की तलाश में जब यूरोपीय हमारे देश में आए, क्योंकि आपको पता होगा कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है तो एक व्यापारी के रूप में आती है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जब आया यहाँ पे तो सिर्फ उसका उद्देश्य था व्यापार करना,
उसी तरीके से जब भारत में मुसलमान आते तो उनका भी उद्देश्य था व्यापार करना, लेकिन भारत में उसके पहले भी ब्राह्मण आए थे, उनका उद्देश्य व्यापार करना नहीं था। वो जगह ढूंढ रहे थे, एक अच्छा जगह ढूंढ रहे थे। ये सारा चीज़ इतिहास का संदर्भ है, आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। हम बात जब ब्राह्मणों की कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आर्यों का संबंध वहाँ पे दिखाया जाता है। आर्य जब भारत में आए थे तो वो भी क्या था, एक यायावरी थे, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोग थे, है ना। तो ये सारा चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि जब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक उद्देश्य के लेकर के जब यहाँ पे आई थी तो उसका मकसद क्या होता है। किसी भी व्यापारिक कंपनी का एक ही मकसद होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, प्रॉफिट कमाना, यही उद्देश्य होता है। लेकिन यहाँ आने के बाद वो क्या करती है, उपनिवेशों की तलाश में जब यूरोपीय हमारे देश में आए तो हमारे देश पर भी इन परिवर्तनों का प्रभाव पड़ा। किन परिवर्तनों का प्रभाव पड़ा, समानता का प्रभाव पड़ा। क्योंकि उसके पहले हमारा जो समाज था मध्ययुगीन व्यवस्थाओं में जी रहा था। जाति पाति बहुत ज़्यादा थी, छुआछूत बहुत ज़्यादा था, शासन प्रशासन में सिर्फ ब्राह्मण लोगों का ही वर्चस्व था। क्योंकि आप देखते हैं वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 भागों में जो बांटा गया, जिनकी आबादी सबसे ज़्यादा 80, 85, 90% जो है शूद्र कहा जाता है, जिसमें ओबीसी आते हैं, जिसमें SC ST आते हैं। इनकी संख्या सबसे ज़्यादा थी और इन लोगों को हर अधिकारों से महरूम रखा गया था, हर अधिकारों से इनको वंचित रखा गया था। ये मध्ययुगीन व्यवस्था थी, जहाँ पे कह सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि जब भारत में डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान नहीं लिखा गया था तब यहाँ पे मनुस्मृति जैसा कुछ नियम और कानून लागू थे, जिसमें सभी लोगों का अपना अपना काम बांट दिया गया था। शूद्रों को पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं था, शूद्रों के अंदर समानता का अधिकार नहीं था, उनको स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था, उनको जूठन खाने का अधिकार था, उनको अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया जाता था। ये सारी मध्ययुगीन व्यवस्थाओं में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंचती है तो उसमें परिवर्तन दिखता है। आप देखते होंगे जब भारत में मुस्लिम्स जब आक्रमणकारी तुर्की की बात करें या मुग़लों की बात करें या दिल्ली सल्तनत में उन नवाबों की बात करें, उन सुल्तानों की बात करें, बादशाहों की बात करें, तो उन्होंने तलवार के बल पे धर्म को परिवर्तित नहीं किया। एक तरफ हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात एक चीज़ और भी थी। भारत में जो भी हिंदू समाज के जो लोग थे, जो शूद्र जाति से बिलोंग करते थे, जिनकी आबादी सबसे ज़्यादा थी, वो भूखे थे प्रेम का, वो भूखे थे भाईचारे का, वो भूखे थे समानता और स्वतंत्रता का। ये हिंदू व्यवस्थाओं में उन्हें दिख नहीं रहा था, ना मिल रहा था। लेकिन ये सारी की सारी मौलिकता है मुस्लिम सभ्यताओं में और संस्कृतियों में विराजमान था, इसलिए भारत के लोगों ने उसे अपना गले लगाया। ऐसा नहीं था कि बहुत सारा चीज़ें हम लोग गलत तरीके से भी ये भी कहने लगते हैं कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने तलवार के बल पे ज़्यादा लोगों को क्या बनाया, मुस्लिम बना दिया। ये भी कारण नहीं था और ये कारण से भी इनकार भी नहीं कर सकते, है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जब मध्ययुगीन व्यवस्था थी तो मध्ययुगीन व्यवस्था में जीने वाले जो लोग थे, धीरे धीरे बहुत सारा चीज़ें परिवर्तन दिख रहा था और इस परिवर्तन में ही हमारा समाज धीरे धीरे आधुनिक सरोकार को प्राप्त किया। कहता है कि आपको याद होगा कि 18वीं सदी के शुरू में हमारा देश किस प्रकार टुकड़ों में बटा हुआ था। आपको बात ये पता होगा कि जब प्लासी का युद्ध हुआ तो प्लासी के युद्ध को अंग्रेजी सरकार ने छल कपट के माध्यम से जीता। छल कपट के माध्यम से जीतने के बाद भले उसने अप्रत्यक्ष तरीके से इस सत्ता को अपने हाथों में लिया, लेकिन बक्सर युद्ध के बाद क्या होता है, सैनिक शक्तियों के दम पे, यानी कि सैन्य जो शक्तियाँ उनकी थी सर्वोत्कृष्ट हो गई, जिसके बदौलत उन्होंने इस सत्ता को प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में किया। लेकिन प्लासी की युद्ध के बाद से जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत का शासन प्रशासन जो प्रारंभ हुआ, यहीं से कहा जाता है कि आधुनिक युग की शुरुआत होती है और मध्ययुगीन व्यवस्थाओं का क्या होता है, अंत हो जाता है। यहीं से शुरू किया जाता है और ये कहता है कि टुकड़ों में बटा हुआ था। जब मध्ययुग में देखते हैं तो किसी भी लोगों के अंदर इस देश के प्रति प्रेम ही नहीं था। हर लोग अपने छोटे छोटे टुकड़ों में एक दूसरे को जीतने के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। हमेशा विद्रोह ही हो रहा था। जैसे आप पढ़ते होंगे राजपूत काल में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि मुसलमानों को ये लगा
खास करके जब हम लोग बाबर की बात करेंगे तो बाबर हमेशा नेगलेक्ट करके चला, क्योंकि बाबर शक्तिशाली था, ऐसा नहीं था, शक्तिशाली था। उन्होंने हमेशा इग्नोर किया राजपूतों का, जिसके वजह से वो खुद और उनके जो पुत्र थे हुमायूं, उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन ये चीज़ें समझ में आई किसको? अकबर को समझ में आया। अकबर को ये बात समझ में आ गया कि जब तक हम इन्हें अपने साथ में अपना गुलाम बना के नहीं रखेंगे, तब तक हम अपने इस भारत में ज़्यादा दिनों तक हुकूमत चलाना बहुत ही मुश्किल होगा। और इसीलिए पढ़िएगा, अकबर ने एक राजपूत नीति लागू किया, जिसमें राजपूतों ने अपने बेटियों के साथ साथ अपनी गुलामी और अपनी अधीनता को भी स्वीकार किया। ये सारा चीज़ें था क्यों? क्योंकि सारे लोग टुकड़ों में बटे हुए थे। 1857 की क्रांति में भी आप देख चुके होंगे। 1857 की क्रांति में जब मंगल पांडे वहाँ के सार्जेंट को गोली मारता है, तो इसका मकसद वो नहीं था कि देश की आज़ादी के लिए वो लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। वो तो सिर्फ एक धर्म पे बवाल हो गया था, जिसके वजह से इनके मन में आक्रोश हो गया कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। उनको देश से प्रेम नहीं था, ऐसा नहीं था, प्रेम नहीं था। उन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए गोली चलाई थी। फिर भी हम उस व्यक्ति को अपना आइकन और अपना हीरो मानते हैं। चीज़ों को समझने वाली बात है, क्योंकि एक अछूत व्यक्ति था, शुद्र व्यक्ति था। उसने कहा, क्योंकि वो उसके घर में प्रवेश कर गया, गलती से प्रवेश कर गया झाड़ू बहारू लगाने के लिए। उस समय मंगल पांडे खाना खा रहे थे, ठीक है। एक शूद्र को कोई ब्राह्मण के ऊपर परछाई पड़ जाए तो सोचिए, परछाई से वो बेचारे अपवित्र हो जाते हैं। शूद्रों के परछाई से अपवित्र हो जाते हैं। उसके समझिए कि चमड़े से चमड़ा अगर छुआ जाए तो फिर वो अपवित्र हो जाते हैं। ऐसी व्यवस्था बना के रखा था उन लोगों ने, ऐसी व्यवस्था, ओबीसी वाले, SC ST वाले। तो चप्पल उठा करके उस बंदे ने, मंगल पांडे ने, उस व्यक्ति को मतलब समझिए कि मार मार के घर से बाहर कर दिया। और उसने कहा कि तुम मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। गाली गलौज बहुत सारा मंगल पांडे ने उस व्यक्ति को दे रहे थे। और व्यक्ति भी, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत में वो एक क्या था, कर्मचारी था, उसको भी गुस्सा आ गया। उसने बोला कि जब तुम अपने दांतों से कारतूस काटते हो जिसमें सुअर और गाय के चर्बी लगा रहता है, तो उस समय तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं होता। देखिए यही बात थी, यही बात उनके दिल में जा कर के चुभ गया, जिसके वजह से अपने सार्जेंट से पूछा कि ये बात सही है, तो उसने बताया कि हाँ बिल्कुल सही है। अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर हम राइफ़ल को, जो नया राइफ़ल का इस्तेमाल करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने जो भारत में लागू किया था, वो सही तरीके से उसको नहीं चलाया जा सकता। और अपने धर्म को भ्रष्ट होने से बचाने के लिए उन्होंने गोली चलाई थी। और उसी समय 1857 की क्रांति अगर आप देखते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि ब्रिटिशों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के लोगों के द्वारा ही भारतीय सेना को नियुक्त करने के बाद उसी भारतीय से भारत को जीत लिया। अगर उसके अंदर प्रेम होता, राष्ट्रीयता अगर होता, तो शायद ब्रिटिश हुकूमत को इतने दिनों तक राज्य करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता। और यही चीज़ें था कि सभी लोग अपने छोटे छोटे टुकड़ों को बचाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो गए थे। इसका मतलब ये था कि इसमें सारे जो लोग थे, टुकड़ों में हमारा जो भारत बटा हुआ था, है ना। कन्हैया ने कुछ कहा था, टुकड़े टुकड़े, ऐसे ही कुछ था, है ना। तो पढ़िएगा, वो लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, और जो भी बात कहा जाता है वो लोग कहते हैं जो तार्किक होता है। जब आप इतिहास पढ़ते हैं तब आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं। हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास से लेकर के लगभग मानते हैं कि हमको याद है कि कम से कम 32 से 35 किताबें हमने पढ़ा होगा इतिहास में। तो ये है कि आप लोग को याद होगा कि 18वीं सदी के शुरू में हमारा देश किस प्रकार टुकड़ों में बटा हुआ था, है ना। यहाँ देखिए, इन्हें भी जाने, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध को 1750 से के बाद आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है, 1750 से, है ना। आधुनिक शब्द का इस्तेमाल जब समय के संदर्भ में किया जाता है तो इसका अर्थ अतीत का सबसे नज़दीक हिस्सा जो पिछले लगभग 300 वर्षों से संबंधित हो जाता है। चलिए यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं, कहता है कि इसी समय यूरोप के व्यापारी भारत के विभिन्न भागों में व्यापार में जुटे थे, इसी समय। अच्छा, आपको ये बात पता होगा कि जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था तो अरब के लोग जो थे, मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे, अरब के जो लोग थे, वो लोग बिचौलिए का काम करते थे। जैसे में देखते हैं कि हमारे भारत में, प्राचीन भारत का जब इतिहास पढ़ेंगे तो भारत से लेकर के यूरोप तक एक मार्ग जाता है जिसको हम लोग सिल्क मार्ग कहते हैं। और ये सिल्क मार्ग कुषाणों ने बहुत ज़्यादा इस पर संरक्षण बना के रखी थी। और यहाँ से यूरोप के लोगों के बीच में व्यापार होता था।
बहुत कीमती व्यापार था, बहुत उन्नत स्थिति में थी। और इस पे सबसे ज़्यादा अगर हम लोग प्रभाव की बात करें तो वही अरब के वासियों का था। और अरब के लोग क्या करते थे, भारत से सामान खरीद करके बेचते थे किसको, यूरोपियों को। लेकिन बाद में जब पतन हो गया तब इन्होंने इस मार्ग को ही अवरुद्ध कर दिया, उसके बाद से इनका संबंध ही टूट गया। तब जा कर के आप देखते होंगे स्पेन और पुर्तगाल वगैरह में ये प्रारंभ होता है कि एक नया मार्ग का खोज किया जाए। और वास्को डी गामा पुर्तगाली एक यात्री था जो भारत पहुंचता है, वो भी जल यात्रा होते हुए। तब वहाँ से प्रारंभ होता है व्यापार का, है ना। और इसी समय यूरोप के व्यापारी भारत के विभिन्न भागों में व्यापार में जुटे थे। और उसमें यूरोपीय व्यापारी में सबसे पहले जो आया वो पुर्तगाली होता है ना। पुर्तगाली एक ट्रिक है, आप चाहे तो उसको याद रख सकती है, पुड अ डेफ्रा। पुड अ डेफ्रा पूछा जाता है आपसे, पहला पुर्तगाली, उसके बाद डच हो जाएगा, उसके बाद अंग्रेज हो जाता है ना, उसके बाद डेनिश हो जाएगा, उसके बाद फ्रांसिस हो जाता है, उसके बाद फ्रांसिस हो जाएगा, है ना। सबसे पहले पुर्तगाल आता है और सबसे बाद में भी पुर्तगाल भारत छोड़ करके चला जाता है ना। तो ये चीज़ें हम लोग कर रहे थे। देखिए कहता है यहाँ पे कि उनमें से जो व्यापारी इंग्लैंड से आए वे व्यापार करते करते धीरे धीरे हमारे देश के शासक बन बैठे। धीरे धीरे शासक, धीरे धीरे ये प्रक्रिया नहीं था, है ना। और ये दोनों चीज़ें इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे कहता है कि उन्होंने हमारे देश के स्थानीय नवाबों और राजाओं को हराकर अपना शासन स्थापित किया। इसके बारे में विस्तार से आप इकाई 2 में पढ़ेंगे और उसमें हम जरूर पढ़ाएंगे। आगे के 200 सालों तक हमारे देश पर इनका शासन रहा, 200 सालों तक इनका शासन रहा। क्योंकि आप देखते हैं ब्रिटिश हुकूमत की बात है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्यों 1857 की क्रांति में हमारा भारत हार गया। और 1857 की क्रांति अंग्रेज़ों के पक्ष में क्यों चला गया। इसी तरीके से हमारे भारत में जितने भी युद्ध हुए, चाहे वो प्लासी का युद्ध हो, चाहे वो बक्सर का युद्ध हो, है ना, चाहे वो आप देख सकते हैं बहुत सारा युद्ध है, उसमें हमारा जो भारत है वो बार बार हारा। यहाँ तक कि आप देखते हैं बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में, चाहे मैसूर की बात कर दें, अवध की बात कर दें, है ना, झांसी की बात कर दें, यहाँ तक कि हम लोग बिहार की बात करें, इतने सारे कुछ होने के बावजूद भी हम हार क्यों गए। क्योंकि हमने जो जिस व्यवस्था में हम जी रहे थे वो व्यवस्था अंग्रेज़ी हुकूमत के सामने कुछ भी नहीं था, बहुत ही तुच्छ माना जाता था, इसीलिए। और यहाँ पे कहता है कि लगभग उन लोगों ने जब देखा, क्योंकि हमारी कमजोरियाँ जब उनको पता चली, तब उन्होंने, कभी कभी हम लोग ये भी कहते हैं, फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो की नीतियाँ अपनाई, जिसके वजह से उनको 200 वर्षों तक रहना यहाँ पे बहुत ही आसान लगा। और कहते हैं कि हमारे देश में अंग्रेजी शासन आने से अंग्रेजी शिक्षा नवीन विचारों का प्रवेश हुआ, ये बात सही है। हमारे भारत में सबसे बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी आबादी जिसको पढ़ने से रोका गया था। भारत में एक बहुत बड़ी आबादी जिसको हमेशा वंचित और महरूम रखा गया शिक्षा से, उन सारे लोगों को अधिकार यहाँ पे मिलता है। क्योंकि जिस शिक्षा की बात हम भारत की प्राचीन और मध्ययुगीन व्यवस्था की बात करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कैसी पढ़ाई थी। क्यों अंग्रेजी हुकूमत के सामने, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने, उनके सामाजिक संरचनाओं के सामने हमारा समाज सबसे कमज़ोर दिख रहा था। क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ी आबादी थी, यहाँ पे 85 से 90% लोगों की जो आबादी थी, उसको पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं था, उसको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। मनुस्मृति में ये बात लिखा गया है, पढ़ना। उसमें सबसे बुरी हाल महिलाओं के साथ है, जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी उसमें दिखाया गया है। हमने जब पढ़ा तब समझ में आया कि कुछ चीज़ें अच्छा है, कुछ चीज़ें बहुत ही बुरा है ना। उसमें सीधे सीधे लिखा गया है कि सब लोगों को काम बांटा गया है, शूद्र सिर्फ सेवा ही कर सकते हैं तीनों लोगों का। इतिहास के पन्नों को पलट करके देखना और पढ़ना, तब आपको पता चलेगा। शूद्र को सिर्फ 3 लोगों का जो सेवा करने का ही सिर्फ अधिकार है, उनको जूठन खाने का अधिकार है, उनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। और यहाँ पे जो सारी जो शिक्षा व्यवस्था जो बनाई जाती है, जब ब्रिटिश हुकूमत भारत में आता है तब जाकर के यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा का महत्व पता चलता है। और इसी अंग्रेजी शिक्षा को पा करके ही भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी। और अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या हुआ, अपनी गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। वो शिक्षा क्या था, अंग्रेजी शिक्षा थी। भले राष्ट्रीय नेताओं ने ये ज़रूर कहा, भारत के लोगों को ज़रूर ये समझाया
कि राष्ट्रीय चेतना का विकास के लिए उन्होंने बहुत सारा उदाहरण भी पेश किया, बहुत सारा आयाम भी उन्होंने दिया, लेकिन उनके दिमाग में और उनका जो शिक्षा था वो अंग्रेजी शिक्षा था। और यही अंग्रेजी शिक्षा की बात यहाँ पे कहता है कि हमारे देश में अंग्रेजी शासन के आने से कौन सा, तो अंग्रेजी शिक्षा और नवीन विचारों का प्रवेश हुआ। बाकी जो धर्म है, धर्म क्या सिखाता है, धर्म कैसी, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, हम लोग अभी के वर्तमान की बात नहीं कर रहे हैं भाई, हम लोग बात कर रहे हैं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में। इस समय में भारत में कैसे शिक्षा दिया जाता था, दो प्रकार की शिक्षा था। एक ऐसी शिक्षा जिसमें ये बताया जाता था, देखिए कितनी मतलब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है यहाँ पे। एक शिक्षा ये कहता है कि अगर किसी महिला को आम का गुठली खिला दो तो बच्चे पैदा कर लेती है ना। ब्रह्मा जी के कमंडल से अगर पानी छिड़क दिया जाए तो एक नारी की उत्पत्ति हो सकता है। किसी के कान में फूंक दीजिए तो गर्भवती हो सकती है। एक एजुकेशन हमको यहाँ से मिल रहा है, और दूसरा दुनिया का कोई भी विज्ञान, दुनिया का कोई भी बायोलॉजी ये बात हमको नहीं सिखाता। दुनिया का बायोलॉजी क्या कहता है, आप समझ रहे हैं? तो दुनिया का बायोलॉजी है जो एक एजुकेशन देता है। इसी एजुकेशन की बात ये अंग्रेजी शिक्षा करता है जो विज्ञान पे आधारित है। और इसीलिए यहाँ पे चेतनशील लोग हो जाते हैं। जब अंग्रेजी शिक्षा आप ग्रहण करते हैं तो लोगों का विचार जो होता है, नए नए विचारों को पनपने का, नए नए विचारों को मतलब अग्रसर होने का यह अवसर मिलता है। और यहाँ से बौद्धिकता जो है वो समझिए कि आगे बढ़ जाती है। और यही बात तो ये कहता है, यही बात ये कहता है कि अंग्रेजी शासन आने से क्या है, अंग्रेजी शिक्षा एवं नवीन विचारों का प्रवेश हुआ। और इसी समय आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे सूफी हैं, फ़कीर हैं, हिंदू धर्म के बहुत ही बड़े बड़े विद्वान हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, जैसे राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे बहुत सारे लोग हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में बहुत ज़्यादा काम किया, है ना। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से फलता भारतीय लोगों में जागृति आई। क्या हुआ, जागृति आई। और आगे की इकाइयों में आप देखेंगे कि किस प्रकार अंग्रेजों ने हमारे देश के आर्थिक संसाधनों को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया। अरे वो तो सबसे पहले आया ही था, उसका मकसद ही था व्यापार करना। व्यापार करने के लिए सुलभ जो था, उसके लिए सुलभ यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अपना हित साधा जा सके, उसके लिए ज़रूरी था भारत को अपने गुलामी की बेड़ियों में जकड़ना। और भारत को अपनी गुलामी की जोड़ियों में जकड़ने के बाद क्या होता है, उनका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए सबसे बेहतर ये व्यवस्था बना देते हैं। हालांकि अगर बात किया जाए तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही बात भारत के लोगों को पता चलता है। अच्छा, हमारे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो सारा का सारा धन संपत्ति ये अपने टेम्स नदियों के किनारे ला के रख देते हैं। गंगा से निचोड़ा और जा कर के, है ना, गंगा से के तलहटी वाले क्षेत्र जो है, तटवर्ती वाला क्षेत्र है, वहाँ से इसको क्या किया, ग्रहण किया और टेम्स नदियों के किनारे उससे ला के रख दिया। ये तो दादा भाई नौरोजी ने पलायन का जो सिद्धांत दिया, तब जाके भारत के लोगों को समझ में आया कि अच्छा, हमारे घर से जो सामान जाता है वो अंग्रेज सबसे ज़्यादा उसका फ़ायदा उठाता है ना। चलिए आगे देखते हैं। इस्तेमाल किया और कहता है यहाँ पे कहता है कि अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर ख़रीदा और निर्यात के लिए अपने लाभ के लिए नई फसलों की खेती करवाई। क्योंकि आप देखते होंगे कि औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और वहाँ पे नए नए मशीनों का आविष्कार हो गया था और मशीनों के माध्यम से नए नए चीज़ों का सुंदर तरीके से और सही तरीके से मतलब समझिए कि निर्माण हो रहा था। उसके लिए कच्चे पदार्थों का होना बहुत ज़रूरी था। और कच्चे पदार्थों का सबसे बड़ा बाज़ार कौन था, सबसे बड़ा अगर बाज़ार की बात नहीं करें, घर जो था वो भारत था। तो भारत से सस्ते दामों पर उसको सस्ते कीमत पर ख़रीदा जाता था। और निर्यात के लिए आपको पता है जल्दी से जल्दी निर्यात किया जा सके, रेलवे का विकास किया गया, डाकघर का विकास किया गया, संचार व्यवस्था किया गया, बहुत सारे व्यवस्था का संचालन यहाँ पे शुरुआत किया जाता है। और ये सारा का सारा व्यवस्था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने फ़ायदे के लिए किया था। ये नहीं कि भारतीयों के फ़ायदे के लिए किया था, लेकिन बाद में भारतीयों का फ़ायदा हो गया, लेकिन उसने अपना सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसी में देखा कि हम अपने लाभ के लिए ही इस चीज़ का निर्माण और स्थापना कर रहे हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं नई फसलों की खेती करवाना शुरू कर दिया, जिसमें आप देखते होंगे महात्मा गांधी चंपारण जाते हैं, चंपारण सत्याग्रह करते हैं, तिनकठिया पद्धति वहाँ पे लागू हो जाती है, नीलहों के विरुद्ध अत्याचार के खिलाफ हो जाते हैं। वहाँ के राजकुमार शुक्ल हैं, किसानों किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचार को सहन उनसे नहीं हो रहा था, तब उन्होंने महात्मा गांधी से मुलाकात
की और मुलाकात करने के बाद उनको आमंत्रित किया कि भाई आप चंपारण आइए और वहाँ के किसानों को आप किसी तरीके से उस चंगुल से छुटकारा दिलाइए। अंग्रेज जिस सामान को आपके भारत से लेके जाते थे, जिस कच्चे पदार्थ को भारत से लेकर के वो चले जाते थे ब्रिटेन, तो ब्रिटेन में उसी सामग्री से मशीनों के द्वारा सामान बनाई जाती थी और उसी को फिर से भारत में ला करके बेचा जाता था। सोचिए कितनी कमाई थी, क्या दिमाग था ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के पास, है ना। आगे आप यह भी जानेंगे कि लंबे समय तक अंग्रेजी शासन के फलस्वरूप हमारे देश के मूल्यों, मान्यताओं, पसंद नापसंद, रीति रिवाजों और तौर तरीकों में महत्वपूर्ण बदलाव आ गए। यहाँ पे देखते होंगे एक मूवी है, आप चाहे तो देख सकते हैं, मुझे लगता है शायद वो मंगल पांडे मूवी है या कोई भी मूवी है, जिसमें सती प्रथा को दिखाया गया है। और सती प्रथा में एक परंपरा थी हमारे भारत के लोगों का। आप सोच सकते हैं अभी के समय में अगर आप पढ़े लिखे हो गए तब आपको समझ में आता है कि कितना घटिया और कितना बेकार का यह प्रथा लोगों ने बना रखा था। और इसी प्रथा का विरोध सबसे ज़्यादा अंग्रेजी सरकार ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि उसका जो चेतना था मरा हुआ नहीं था। भारत मध्ययुगीन व्यवस्थाओं में, परंपराओं में जी रहा था। सभी लोगों को अलग अलग चीज़ों में बांटा गया था। उनका काम, उनका वर्क जो था उसको बांट दिया गया था। और यही तो कारण रहा कि भारत में कभी भी इस तरीके से विकास नहीं हो पाया जिस तरीके से बौद्ध के समय में विकास हुआ था। भारत में जब हिंदू धर्म की बात है, क्योंकि भारत में जिस तरीके से लोग कहता है कि मुस्लिम जो धर्म है, मुस्लिम धर्म विदेशी धर्म है, उसी तरीके से हिंदू धर्म ही विदेशी धर्म है। ये आपका सनातनी जो कहा जाता है, आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, किताबों का अध्ययन करिए तब आपको समझ में आएगा, है ना। सनातनी और जो हिंदू धर्म की बात होती है, यह भी आपके भारत का धर्म नहीं है। इसलिए तो कभी कभी आप देखते हैं ओवैसी भी इस बात को कभी कभी बोल देता है, क्योंकि भाई पढ़ा लिखा आदमी है ना, ये कभी कभी बोल देता है। तो जब आप इतिहास पढ़ेंगे, वर्ड्स ऑफ स्टडी मत करिए, आप लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, है ना, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले हैं और आप भावी टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपको अध्ययन करना चाहिए किताबों का। हम लोग भी अध्ययन किए हैं, बहुत सारी किताबों का अध्ययन करने के बाद संदर्भ है हमारा। आप चाहें तो केसी श्रीवास्तव का बुक आप पढ़ेंगे ना, प्राचीन भारत का इतिहास, जहाँ श्री मालवीय आप पढ़िए, बहुत सारी किताबें हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको स्पष्ट दिखता है। तो ये चीज़ें हैं। तो चलिए कहते हैं कि जब एक देश पर किसी दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है ना। और इस अवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं, है ना। आप देखते हैं बहुत सारी मान्यताएं, नापसंद, पसंद, ये सब चीज़ें यहाँ पे अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा क्या हुआ, बदलाव किया गया। और धीरे धीरे ऐसा नहीं था, ब्रिटिश के प्रभाव से कहीं भी गया, कहीं भी ब्रिटिश हुकूमत का शासन रहा, वहाँ पे परिवर्तन हुआ। वहाँ के लोगों ने ही, अगर जैसे बात करते हैं, आप देखिए स्वतंत्रता आंदोलन जब शुरुआत हुआ, जब प्रारंभ हुआ, तो सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों ने और स्वतंत्रता सेनानियों ने इसी के बनाए हुए व्यवस्था का इस्तेमाल करके अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़ा हो गया। हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल्स में। अभी तो 8th क्लास का आधुनिक भारत का इतिहास है, वहाँ पे चलेंगे, 11th 12th में जाएंगे तब मज़ा आएगा, है ना। इस काल विभाजन से अलग हटकर कुछ इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर भी अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। इसी तरह कई अंग्रेजी इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास के कालखंडों को अपने नज़रिए से बांटने की कोशिश की है। 1817 ईस्वी में, आगे देखा जाए, 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, इतिहासकार और राजनीतिक दार्शनिक जिसका नाम है जेम्स मिल ने 3 खंडों हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, याद रखिएगा, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखा। किसने? जेम्स मिल ने ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 कालखंडों में बांटा। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में बांटा। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। कालखंडों के इस निर्धारण को उस वक्त लोगों ने मान भी लिया। क्या आप भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके से सहमत है? कक्षा में चर्चा करें, है ना, 8th क्लास का है। अगला देखते हैं, कहता है कि जेम्स मिल को लगता था कि एशियाई देश प्रगति और सभ्यता के मामले में यूरोप से काफ़ी पीछे है। यह जेम्स मिल ने ये बात अपने इतिहास में लिखा है। उसने ये लिखा है, आप देखते हैं जब हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो दयानंद सरस्वती, बहुत ऐसे लोग जो थे, उन्होंने प्रमाण दिया
और लोगों को, भारत के लोगों के अंदर चेतना जगाने के लिए आईना दिखाया। आईना कैसा था? उन्होंने दिखाया कि पूर्वज तुम्हारे जो थे भारत में इतने महान थे, आज तुम क्या हो गए हो। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है तो कहती है कि ये जो समाज है बहुत ही ज़्यादा असभ्य है। असभ्य कहने के साथ साथ वो कहती भी है, अंग्रेजी हुकूमत ये बात कहती है कि तुम्हारा इज्जत और तुम्हारा मान सम्मान है कुत्ते से भी बेहतर नहीं हो सकता, यानी कि कुत्ते से भी ज़्यादा खराब है। और वो गाली भी देता है और सबको गाली देता है। ऐसा नहीं है कि भारत में ब्राह्मणों को छोड़ देता है, क्षत्रियों को छोड़ देता है, वैश्य को छोड़ देता है, सिर्फ शूद्र को ही गाली देता है। ऐसा नहीं, सबको गाली देता है ना। और यही व्यवस्था और यही वजह था कि उसने, देखिएगा, ब्रिटिश हुकूमत ने जब अपनी शासन प्रणाली को जब प्रारंभ किया तो उसमें एकरूपता, उसमें समानता सबसे ज़्यादा थी। उसमें समानता सबसे ज़्यादा थी। अगर वो कानून बनाते हैं तो पक्षपात वाले कानून नहीं बनाते हैं। पक्षपात अगर हो जाए तो फिर वो सभ्य नहीं माना जाएगा, वो असभ्य हो जाता है। जो भारत में ऐसे कानून बनाई गई थी, अगर कोई मर्डर करने वाला व्यक्ति, अगर हम लोग मनुस्मृति या मध्ययुगीन सभ्यताओं में अगर हम लोग दंड के विधान के बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एक हत्या करने वाला जुर्म जो करता है उस व्यक्ति को 3 प्रकार का दंड विधान था, है ना। ब्राह्मण को अलग से दंड दिया जाता था, वैश्य को अलग से दंड दिया जाता था और शूद्र को अलग प्रकार का दंड था। तीनों का दंड जब देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो शूद्र था वो किसी भी हालत में मर जाता है, इसकी गारंटी थी। क्या बनाने वालों ने बनाया, लेकिन यही जो व्यवस्था था इसको उलट पलट दिया किसने? ब्रिटिश हुकूमत ने। और ये कहता है यहाँ पे मिल भी इस बात को कहते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के पहले भारत का जो सामाजिक संरचना थी, अर्थव्यवस्था था, उसका धार्मिक और सांस्कृतिक रीति रिवाज जो था वो सबसे ज़्यादा क्या था? निम्न दबके का था, सबसे असभ्य था। यही बात उन्होंने कोशिश किया है कहने का। और वो कहते हैं कि उनका मानना था कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का शासन था, है ना। हिंदू और मुसलमान, क्योंकि भाई आपको पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेजी सरकार ने सत्ता को छीना किससे? मुसलमानों से, है ना। और मुसलमानों ने सत्ता को छीना किससे? तो हिंदुओं से। और हिंदुओं ने सत्ता को छीना किससे? तो शूद्रों से। ये सारा कंडीशन शुरू से चलते आ रहा है ना। ये शूद्रों से छीनने के बाद आप देखिए अब ब्राह्मणों ने, हिंदुओं ने इसको क्या किया? अपनी सरकार बनाई। और जब जब ये मुसलमान भारत में आए तब उन्होंने उनसे अपनी सत्ता छीनी। और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पे आती है तो मुसलमानों से अपना सत्ता क्या किया? अपने हाथों में ले लिया। ये बातें थी। इसलिए उस समय जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो मुगलों का राज था। उस समय मुगलों का राज था और पूरे भारत में मुगल ही शासन कर रहे थे। और मुगल शासन में सबसे ज़्यादा जो योगदान था, जो आप राजपूत काल के रूप में पढ़ते होंगे, उन्हीं लोगों का था। यानी कि 2 तरीके से 2 लोग ही भारत में शासन कर रहे थे। और यही कहता है कि भारत के लोग इतने पिछड़े और असभ्य थे, भारत के लोग इतने पिछड़े और असभ्य थे कि अंग्रेजी शासन से ही उनका कल्याण हो सकता था, ऐसा उनका मानना था। मिल ने ये बात कही थी कि जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया तब यहाँ का जो समाज था सबसे ज़्यादा पिछड़ी अवस्था में थी, सबसे ज़्यादा असभ्य था। अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में नहीं आती तो शायद इनका जो सामाजिक, जो धार्मिक और सांस्कृतिक कल्याण है वो नहीं हो पाता। ये मिल ने ये बात कहा। अंग्रेज भारतीयों से श्रेष्ठ और बेहतर थे। उन्होंने ये बात बताया कि अंग्रेज उस समय मध्ययुगीन व्यवस्थाओं में जीने वाले जो सामाजिक संरचना थी वो अंग्रेज उनसे बेहतर थे, श्रेष्ठ थे। एक और तो वे भारतीय इतिहास को हिंदू और मुस्लिम काल में बांटते हैं, जबकि अपने लिए ब्रिटिश शब्द का प्रयोग करते हैं। ब्रिटिश शब्द का, ईसाई शब्द का प्रयोग नहीं करते, ब्रिटिश शब्द का प्रयोग करते हैं। ईसाई शब्द का प्रयोग नहीं करते। ब्रिटिश शब्द से संभवतः अपनी एकता और राष्ट्रीयता का बोध कराना चाहते थे। जैसे आप भारत में देखते हैं, भारत में ऐसा क्यों था? क्योंकि भारत में मात्र एक मुट्ठी भर जो लोग थे उन्होंने भारत की व्यवस्था को बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल में ला दिया। सबसे बड़ी बात है कि भारत में मनुस्मृति जैसे जो नियम कानून जो भारत में लागू हुए थे उसको सबसे पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए था। क्योंकि बात ये था कि भारत के लोगों के अंदर ऐसी चेतना ही नहीं थी। वो बाद में आती है, जो मिल भी ये बात कहते हैं कि चेतना जब भारत के लोगों में आया तब इनका विकास हुआ, तभी इनका सामाजिक
तभी इनका धार्मिक और सांस्कृतिक जो तालमेल था उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की दिखती है। और ये देखिए राष्ट्रीयता का बोध कराना, क्योंकि वो लोग खुद को अपने आप को क्या कहें, ब्रिटिश ही कहें। इसलिए आप देखते हैं कभी कभी क्या होता है ना कि भारत में, चलिए आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे पूरे डिटेल्स में, है ना, पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे ताकि आपको इसको समाप्त किया जाए, है ना। ज़रा सोचिए, क्या इतिहास के किसी कालखंड की अवधि को हिंदू, मुस्लिम या ईसाई दौर कहा जा सकता है? क्या किसी भी अवधि में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते? क्या किसी अवधि में अन्य धर्मों के लोगों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता? हमें यह याद रखना चाहिए कि किसी भी अवधि का इतिहास किसी एक तरह के लोगों से अकेले नहीं बनता, बल्कि समाज के सारे लोगों का एक साथ मिलकर साथ चलने से बनता है। लेकिन भारत में ऐसी चीज़ें नहीं थी। आप देखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी का एक डायलॉग हमको याद आया, बड़ा अच्छा लगता है। उन्होंने कहा था कि लड़ाई, अगर भारत में सभी लोगों को अगर ये अधिकार दिया जाता कि आप भी लड़ने का अधिकारी हैं, आपको भी सेना में शामिल किया जाता, तो शायद मुझे नहीं लगता कि भारत पे किसी का हिम्मत होता अटैक करने का और भारत को गुलाम बनाने का। क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी जिसको हमेशा महरूम और वंचित रखा गया लड़ाइयों से, हमेशा युद्ध करने से उन सारे लोगों को वंचित रखा गया, और मात्र मुट्ठी भर लोग थे, क्षत्रिय जो राजपूत ये सब बोलते हैं, उन्हीं को मात्र लड़ने का अधिकार था, जो हमेशा डर का और हमेशा असफल होने का भय रहा और हुआ भी, हमेशा असफल रहे। कभी उन्होंने भारत के अस्तित्व और भारत की अस्मिता को बचाने का प्रयास तो जरूर किया, लेकिन उनसे हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उनके सपोर्ट के लिए बहुत सारी आबादी जो भारत में रह रही थी, उन सारे लोगों को वंचित रखा गया था, महरूम रखा गया था। और यही चीज़ें मिल कहने की कोशिश करते हैं। मिल कहते हैं कि सारे लोगों के मिलने से ही वो व्यवस्था बनाई जाती है जिसमें भारत में वो सब चीज़ें नहीं दिखती। भारत का विकास तो तब होता है, भारत का कल्याण तो तब हुआ जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और भारतीयों को बहुत सारी चीज़ों को सिखाया, एकता सिखाई, समरसता सिखाया, प्रेम सिखाया, बंधुत्व सिखाया, करुणा सिखाई। उन्होंने समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, बंधुत्व सब कुछ सिखाया, ये मिल कहता है। लेकिन अगर बात हम लोग करें प्राचीन भारत के इतिहास में, तो आप अशोक सम्राट का समय देखिए, बुद्ध का समय देखिए, उसमें सारा चीज़ें विराजमान था जो हम पूरी दुनिया को ये बातें सिखा रहे थे, और आज मिल ये बात कहता है ना। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ कहते हैं इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं, चर्चा करें। इतिहास को जानिए, है ना। अगला पॉइंट है हमारा, इतिहास को जानिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ से हम लोग फिर से शुरुआत करेंगे, है ना। इतिहास को जानिए, जो चीज़ें हमने कहा एक बार ज़रूर इसको पढ़िएगा, है ना। आगे के क्लास में पूरा डिटेल्स में इसमें देगा। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आपका सिलेबस में हो सकता है ये चीज़ें है, पढ़ने की कोशिश करिए। आप पीजी करेंगे तो चीज़ें बड़ा क्लियर होने लगेगा, है ना। नेट करेंगे, जेआरएफ करेंगे तो और क्लियर होगा ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं। और जैसे ही आप पीएचडी करते हैं, है ना, जो पीएचडी जब आप करेंगे तो सब चीज़ें स्पष्ट दिखाई देने लगेगा, तब समझ में आएगा अच्छा इतिहास ये था, हमारा सामाजिक संरचना ऐसा था, हमारा धार्मिक व्यवस्था ऐसा था। क्योंकि अधिकतर प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, है ना। जिसमें एनालिटिकल अप्रोच होना चाहिए था, जिसमें बौद्धिक आपका दृष्टिकोण होना चाहिए था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए था, आयाम जो आपका है व्यापक होना चाहिए। और ये सब चीज़ें तब प्राप्त होता है जब आप इतिहास को करीब से पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, है ना, उसका मूल्यांकन करते हैं। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।